हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट और विभिन्न टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी के एग्जाम है तो आपको आज का टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सभी को अपना कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। प्रश्न था फरीद खान किसके बचपन का नाम था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी कल शेर शाह सूरी आंसर किया था उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ आज की। तो देखिएगा आज की क्लास हमारी मैथ्स की है। प्रश्नों की संख्या 10 है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 8 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने का। कॉपी पेन सभी को साथ में लेकर बैठना है और सभी को मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तब आप सेशन को रोक सकते हैं और आप बैकग्राउंड में क्वेश्चंस को अपने कॉपी पेन पर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो उस शहर की जनसंख्या बताएं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से सभी को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा, मैंने माना किसी शहर की जनसंख्या क्या है, एक्स है, राइट। अगर मैं किसी शहर की जनसंख्या एक्स मानता हूं तो उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, राइट। यानी कि x का 5वां भाग क्या होगा, x अपॉन 5 होगा। और कितनी अधिक है, इसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 5000 है। इतना सभी का क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्लियर। पहले आपको ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है, फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद ये आपका बनेगा 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 5000, क्लियर। अब ये 5 इधर जाके 5000 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 25000, राइट। यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 25000, क्लियर है सभी को। अब देखिए, ये 5x में से x माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 4x बचेगा। और यहाँ पे कितना है, इज इक्वल टू 25000, क्लियर। अब इस 4 से इस 25000 को भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमको x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और यहाँ पे आपका 6250। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि यदि x एक सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। आपसे एग्जाम में अगली विषम संख्या पूछा गया था, मैं यहां पे बोल रहा हूं अगली सम संख्या क्या होगी। तो देखिए, कोई भी सम संख्या है उनके बीच में 2 का अंतर होता है ना। जैसे एक सम संख्या 2 है तो अगली सम संख्या 4 होगी, अगली सम संख्या 6 होगी, 2 का अंतर चलेगा। तो अगर x एक सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2 हो जाएगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी का आसान आंसर है ये और सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। इस क्वेश्चन में आपके गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे बोर्ड मास का पूछा जा रहा है, यहाँ पर अपना दिमाग लगाइएगा। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखिए, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, यह है आपका बोर्ड मास, क्लियर। इसके अंदर जो पहले ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट वाली इक्वेशन सॉल्व होगी और उसके अंदर भी जो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, क्लियर। तो देखिए,
सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट सोल्व करनी है और इसमें हमको पहले ये डिविजिबिलिटी वाला सोल्व करना है। तो 24 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो कितना बनेगा, इसको भाग करने के बाद यहाँ पे 6 बन रहा है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे फिर माइनस है। क्लियर है ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, परंतु जो बड़ी संख्या है उसके आगे माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल माइनस का 14। क्लियर है इतना। अब ये ब्रैकेट आपकी क्लोज है। ओके, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, फिर यहाँ पे 4 है और फिर यहाँ पे माइनस है। ये आपको सोल्व करना है। अब तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी माइनस है और ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस है, तो ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये माइनस जो इधर आएगी बाहर तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे -4 प्लस ये 14 बन जाएगा प्लस का। क्लियर। अगर अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। 14 में से अगर हम माइनस का 4 माइनस कर देंगे तो 10 बनेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को। यहाँ पे आपका 10 जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर सभी ने 10 आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेषफल बचता है। क्या है संख्याएं, 6, 7, 8, 9 और 12। कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करेंगे। राइट। अगर नहीं आता तब सॉल्यूशन को देखिए, अगर आता है तो सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर मैच करेंगे आपका आंसर सही है या नहीं है। देखिए हमको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम लेना होता है। अब यहाँ पे आप एलसीएम नॉर्मल भी ले सकते हो टेबल बना के, परंतु मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 6, 8 और 12 सम संख्याएं हैं। अगर मैं ऐसी संख्या देखूं जो कि इन तीनों से भाग हो जाए तो वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, मेरे को 24 दिखाई दे रही है। 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 24 आ गया। अब बची है 24, 7 और 9। अब इनका एलसीएम लेना है आपको। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं 24 और 9 को देख लेता हूँ। क्लियर। इसमें क्या है कि 72 ऐसी संख्या है जो 24 से भी भाग हो जाती है और 9 से भी भाग हो जाती है। तो 72, 24 और 9 का एलसीएम हो गया। अब संख्या कितनी बची है आपके पास, 7 बची है। क्लियर। अब देखिए एक संख्या इवन है, एक ऑड ओड है। कभी भी कोई इवन और ओड का अगर हम एलसीएम लेंगे तो उनका एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने एलसीएम आ जाएगा। ये मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, एलसीएम आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं जो आपको आसान लगता है। अब 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, तो यहाँ पे आपका 504 एलसीएम आ गया। अब देखिए ये 504 ऐसी संख्या है जो 6, 7, 8, 9 और 12 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। हमको 2 शेषफल भी तो बचाना है। अगर 504 पूरी भाग हो रही है तो 2 शेषफल बचाएंगे तो हम इसमें 2 और जोड़ देंगे तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 506 हो जाएगी। 506 को अगर हम इन दी गई संख्याओं से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी आपके सामने। 5 क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आपको क्या लेना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। संख्या क्या है, 2 की पावर 3 है, इसको मैं 8 लिख सकता हूं। 3 की पावर 2 है, इसको मैं 9 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 9। ये 4 है आपके सामने और यहां पे आपके सामने 15 है। राइट। इसका HCF कैसे निकाल लेंगे, हम क्या कर लेते हैं, इनको फैक्टर में बदल लेते हैं। HCF आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और जो जो इन सभी में मैच करेगा वो आपका HCF होगा। देखिए इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर है ना। इस 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा 3 और गुणा 1। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1।
15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 1। अब ऐसा आपको नंबर देखना है जो कि इन चारों के फैक्टर में मौजूद हो, किसी एक में भी ना छूटे। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि इन चारों के फैक्टर में है, बाकी और कोई भी नंबर नहीं है जो चारों में अवेलेबल है। आपका जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6 स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दे दो इस प्रश्न का, जल्दी से आंसर दीजिएगा जी इस प्रश्न का। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने वाला प्रश्न है। प्रश्न है कि पी ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि यह 460 में बिके। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो फटाफट से निकल जाएगा, कंफ्यूज मत होना, लेंथी मत लेकर जाना। देखिए 400 की वस्तु है, 460 में बिकनी चाहिए। पहले आप ये निकालो कि 400 की वस्तु अगर 460 में बिकेगी तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट तो पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब 400 की वस्तु है, 460 रुपए में बिक रही है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 60 रुपए का, इंटू 100, और क्रय मूल्य कितना है भाई, 400 रुपए है। क्लियर है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 से भाग करूंगा तो ये 15 बार में जाएगा, तो 15% का लाभ होगा यहां पे। अब हमको 10% का ऑलरेडी लाभ दिया हुआ है, हमको बताना है कि लाभ में और कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे कि 460 में बिकेगी। टोटल 15% का लाभ होगा, 10% का लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 5% की और वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका ये 460 में बिकेगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया है ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन है कि पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू का वर्तमान वेतन क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा। जल्दी से सोल्व करो जी, जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर मैंने लिख दिया P और यहां पर मैंने लिख दिया Q। इनके वेतन का अनुपात कितना है, मासिक वेतन का अनुपात है 4:3। आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को आप 400 और 300 लिख सकते हो। अब देखिए क्योंकि दोनों को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो कोई इशू नहीं है, दोनों ही संख्या यहाँ फिर भी बराबर हैं, है ना। अब क्या किया कि P के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है। अगर मैं 400 का 10% लेता हूं तो 440 बन जाएगा 10% की वृद्धि करने के बाद, और 300 का अगर मैं 5% की वृद्धि करूंगा तो ये आपका 315 बन जाएगा। राइट है। अब इनको आपको कैंसिल करना है और आपका आंसर आपके सामने है। देखिए 5 से कैंसिल करता हूं, 5 8 40, 5 8 40, और यहाँ पे करेंगे 5 6 30 और 5 3 15, 88:63 आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखिए आज मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ की प्रैक्टिस भी जरूरी है ताकि आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश रहे, सिर्फ जीके और साइंस नहीं, जीके साइंस मैथ रीजनिंग सभी चीज़ें आपको डे बाय डे पढ़नी पड़ती हैं, है ना। तो मैथ का सेशन काफ़ी दिन से नहीं हुआ तो आज मैथ की क्लास हो गई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की केवल 3 गुना रहेगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए पिता और पुत्र है ना। तो यहां पे कर लेते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं फादर और यहां पे मैं लिख देता हूं सन। इनकी जो वर्तमान आयु क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुना है, तो रेशो कितना है, 30:1 है। क्लियर। 18 वर्ष बाद जाने पर पिता की आयु पुत्र की आयु की केवल 3 गुना हो जाती है, रेशो कितना है, 3:1 है।
अब देखिए कैसे आपको करना है। जो मैं आपको हमेशा तरीका बताता हूं कि सबसे पहले आपको रेशो का डिफरेंस चेक करना है। अगर रेशो का डिफरेंस सेम है तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें पहले डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो आपको 0 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको 27 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। अब डिफरेंस सेम करने के लिए हमको क्या करना होता है कि इनके बीच का जो अंतर है 29 और नीचे जो अंतर है 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेशो का डिफरेंस सेम हो जाएगा। देखिएगा 29 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यहां पे आपका बनेगा 87, यही बनेगा रेशो 29। ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे 60 रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा आपका, यहाँ पे आपका 2 रहेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि रेशो में जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई, 27 का है, दोनों तरफ अंतर। अब आपका जो नया रेशो है वो आपका ये बन गया है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? रेशो में डिफरेंस कितने का आया है, 27 का डिफरेंस है रेशो में। अब क्वेश्चन को कहाँ सोल्व करें, जगह तो थोड़ी कम है, तो देखिए यहां पे कर लेता हूं सोल्व, ठीक है। रेशो में डिफरेंस 27 का है और वर्षों में डिफरेंस कितने का है, 18 वर्ष का अंतर है, तो 27 रेशो की वैल्यू हो गई 18 रेशो के बराबर। हमको बताना है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, और पिता की वर्तमान आयु का रेशो कितना है, 60 है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को कि इस 27 को हम 18 से कैसे कर सकते हैं। इस 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 18/27। क्लियर है ना? और हमको पिता की वर्तमान आयु निकालनी है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये कट तो नहीं रहा ना? अब फटाफट से सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे करूंगा मैं 3 से, 3 6 18, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम में, तो यहाँ पे आपका 40 वर्ष, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा कैंसिल करने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका आज का स्कोर कितना है। आंसर देंगे कि समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। यहां पर मैंने लिखा है ए और यहां पर मैंने लिख दिया बी। मान लीजिए ए किसी काम को 100 दिन में करता है, सॉरी बी किसी काम को 100 दिन में करता है। ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, तो बी उतने समय में कितना काम करेगा, 150 यूनिट काम करेगा। 50% अधिक काम करेगा ना। अगर मैं इनका रेशो बना लूं तो ये 5 या 15, 5 दूनी 10 हो गया। और ये क्या है, इनकी कार्य करने की क्षमता का रेशो है, एफिशिएंसी का अनुपात है। समझ पा रहे हो? अब देखिए बी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है। सबसे पहले हमको वर्क पता होना चाहिए, काम कितना है, उसके बाद ही तो हम आंसर आगे सोल्व करेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखिए एफिशिएंसी कितनी है, बी की 2 है, ओके, और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो काम कितना है, टोटल 40 यूनिट काम है। काम हमें पता लग गया 40 यूनिट काम है। बोला है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों के एफिशिएंसी का टोटल करूंगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, और दोनों को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 8 40। दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन डी क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो सभी को आंसर जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। प्रश्न है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों के पिघलाने से बने हुए घन की भुजा कितनी होगी। बताइए कैसे करोगे। आपको क्या करना है, घनों के आयतन को एक दूसरे के बराबर रख देना है। देखिए पिघलाने से जो घन बनेगा वो तो सबसे बड़ा घन होगा ना, एक ही घन बनेगा इन तीनों को पिघलाने से। तो मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर
इन तीनों घनों के आयतन का योग, इन तीनों घनों के आयतन का योग, आयतन का योग है। राइट। तो देखिए यहां पे अब इसको कैसे करेंगे, बड़े घन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है ना, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a की क्यूब। यहां पे हम इसका आयतन निकालेंगे, 6 की क्यूब करेंगे, तो मैं यहां पे डायरेक्ट करता हूं, 6 की क्यूब 216 प्लस 8 की क्यूब 512 प्लस 10 की क्यूब 1000। राइट। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, यहां पे 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, यहां पे 1728 बनेगा इन तीनों को जोड़ने के बाद। और यहां पे क्या है आपका a की क्यूब है, तो अगर a की क्यूब कितना है 1728 है, तो a की वैल्यू कितनी बनेगी, यहां पे 12 बनेगी, क्योंकि 12 की क्यूब कितना होता है 1728 होता है, तो 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। पिघलाने से जो घन बनेगा उसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है और क्या सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया है? आपको क्या करना है, बस आमने सामने जो है घनों के आयतन को बराबर कर देना है। अब यहां पर क्योंकि 3 घन थे तो हमने तीनों के घनों को बराबर करके उनके आयतनों का योग कर दिया। ठीक है। और यहां पे जो हमारा जो नया घन आया है उसकी भुजा निकालनी है, उसका आयतन कर दिया। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यही था आज का सेशन, टॉप 10 इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और इन 8 प्रश्नों में आपके कितना, सॉरी इन 10 प्रश्नों में आज आपका क्या 8 स्कोर हुआ है जो मैंने आपको टारगेट दिया था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।